नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण का अवक्रमण। पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण बताए गए थे, उसके साथ साथ जो उसके परिणाम है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आज की इस क्लास में एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरणीय अवरोध। इसको हम स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध, क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय अवरोध, इन तीन में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, बाढ़, सूखा, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव जैसी घटनाएं आमतौर से होती हैं और ये पर्यावरण के प्रति मनुष्य की लापरवाही और निर्दयता का परिणाम है। हम हर एक चीज को अंधाधुंध तरीके से प्रयोग ले रहे हैं। इसी की वजह से हमारे इस पर्यावरण के अंदर बाढ़ आ रही है, इसी की वजह से सूखा पड़ रहा है, इसी की वजह से अम्ल वर्षा, तेल रिसाव और ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल रही हैं। वन्य जीव और उसके आवास का नष्ट होना, कुछ प्रजातियों जैसे कि देश से चीतों का विलुप्त होना, भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरणीय प्रत्युत्तर है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी जीव है या फिर पेड़ पौधे हैं, उनका अति दोहन कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो जीव है वो विलुप्त हो गए हैं या कुछ जीव विलुप्त होने की कगार पे हैं। विश्व स्तर पर भूमंडलीय ऊष्मन, जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मतलब क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है वो आपके बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओजोन परत अपक्षयन, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रही है, पतली हो रही है, उसका अपक्षीणन हो रहा है। की समस्या मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या है, खतरा। अब ये कैसे हमारे कल्याण के लिए खतरा है और कैसे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, तो देखिए, ये जो पृथ्वी का तापमान है इसकी बढ़ने की वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि आपके जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो हमारे अंदर ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब यहाँ पर इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो आपकी पतली हो रही है। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। जब ये पतली हो रही है तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्किन कैंसर और अन्य कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसकी वजह से हमारे ही स्वास्थ्य पर खतरा आ रहा है। आगे देखिए, अब बात करते हैं स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध की। स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध में सबसे पहले हम देखते हैं सिंचित मृदा का खारीपन। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में नमक एकत्रित हो जाता है, साथ ही वाष्पन के कारण पानी की हानि हो जाती है, लेकिन पानी में घुले लवण मृदा में ऐसे ही बने रहते हैं, जिससे जो मृदा होती है वो खारी हो जाती है। लवणों का एकत्र होते रहने से मृदा को खारी बना देते हैं और भूमि खेती करने के योग्य नहीं रहती और बंजर बन जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी एक स्थान के लोग हैं या फिर कोई एक कृषि करने वाला एक कोई यहाँ पर व्यक्ति है, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा अगर वो सिंचाई कर रहा है अपने उस फसल को उगाने के लिए, अगर अपने खेतों की, तो वहां पर जो पानी है वो तो आपका क्या हो गया, वाष्प बन के चला जाएगा, लेकिन जो नमक है वो मृदा के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से मृदा क्या हो जाती है, यहाँ पर जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी तो है नहीं, केवल ऐसे लवण ही है, जिसकी वजह से मृदा खारी हो जाती है। क्लियर। आगे देखिए, दूसरा है आपका सुपोषण। सुपोषण का मतलब क्या होता है, इसको अपन कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहा जाता है इसको, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब अपशिष्ट पदार्थ किसी भी जल निकाय स्रोत के अंदर डायरेक्ट भेज दिए जाते हैं बिना उपचारित किए, तो उन अपशिष्ट पदार्थों में फॉस्फेट और नाइट्रेट होते हैं।
ये क्या करते हैं, पानी के अंदर गए, ये पोषक तत्व है। तो इन पोषक तत्वों के ऊपर, जैसे आपके फॉस्फेट है और आपके नाइट्रेट है, इन पोषक तत्वों के ऊपर जो एल्गी होती है वो आपके क्या करती है, एल्गी इन पोषक तत्वों के ऊपर वृद्धि करती है, जिसकी वजह से अपन को जो वो तालाब है या कोई समुद्री स्रोत है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा जलीय स्रोत है, उसमें वो हरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसमें एल्गी वृद्धि करती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहां पर जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जलीय जीवों को नुकसान हुआ, साथ के साथ ये जो यहाँ पर शैवाल वृद्धि कर रहे हैं, इसको अपन कहते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। देखिए, जब पौधे के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट वायवीय जीवाणु की कार्बनिक अपशिष्टों की क्रिया के फलस्वरूप जल में निर्मुक्त होकर जल स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं, ये पोषक तत्व शैवालों की वृद्धि करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, शैवाल वृद्धि यानी कि एल्गी ब्लूम कहते हैं। ये शैवाल सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसकी वजह से जैविक विविधता भी कम होती है, जो आपके जो जलीय विविधता है वो कम होगी, नहीं होगी? क्लियर बात यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, थर्ड है आपका मिनी माटा रोग। मिनी माता रोग क्या है यहाँ पर, जब अपन बात करते हैं धातुओं की, तो कुछ धातुओं की वजह से कुछ यहाँ पर रोग भी होते हैं। ये धातुएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं किसी जलीय स्रोत के थ्रू, और फिर हमारे शरीर में प्रवेश करके कुछ ना कुछ हमारे अंदर रोग उत्पन्न करती है। अगर हम बात करें किसकी, मरकरी की, किसकी, मरकरी की बात करें, मरकरी यानी कि पारा Hg, इसकी वजह से हमारे अंदर ये जो मिनी माता रोग है वो होता है। देखिए, प्लास्टिक, कास्टिक सोडा, कवकनाशकों और कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले कारखाने पारे के साथ साथ अन्य बहिस्रावों को पास के जल स्रोत में गिरा देते हैं। इनको क्या किया, इन कारखानों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उनको जल स्रोतों में गिरा दिया। अब उनके अंदर क्या है, धातुएं भी हैं। पारे को खाने के कारण मछलियां मर जाती हैं। जो लोग इन मछलियों को खाते हैं वे भी पारे के विषाक्तन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो पारे की वजह से यहाँ पर मिनी माता रोग होता है, जिससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। पानी और मछलियों के ऊतकों में पारे की उच्च सांद्रण का परिणाम विलेत मोनोमिथाइल मरकरी का निर्माण होता है और अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया द्वारा वाष्पशील डाइमिथाइल मरकरी का निर्माण होता है। और इस मरकरी की वजह से जो जीव है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मछली है या कोई अन्य जो जलीय जीव है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना। वन्य जीवों की प्रजातियां कैसे विलुप्त हो रही हैं, तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मान लीजिए उनको लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, बेचने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, कोई इमारत बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वनों को काटते हैं। वनों को काटने की वजह से वहां पर जो वन्य जीव रह रहे होते हैं उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो वन्य जीव है वो भी विलुप्त होते हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। तो देखिए, द ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड, जिसको अपन कहते हैं छोटी सोहन चिड़िया, भी संकटापन्न है और विलुप्त होने वाले जानवरों और पौधों की सूची काफी लंबी है। जैसे हम बात करें ना मैसेंजर पिजन की, वो भी आपके विलुप्त हो चुके हैं। मुंबई के पास कालू नदी औद्योगिक अपशिष्टों के कारण बहुत बुरी तरीके से क्या है, प्रदूषित है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, इस नदी में पाई जाने वाली एक पसंदीदा खाद्यशील मछली बॉम्बे डक, जिसको अपन बोलते हैं, हमेशा के लिए क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो ये किसी स्थान पर, किसी पर्टिकुलर स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध के बारे में है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अब यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध की, कि किसी क्षेत्र को अगर हम ले, किसी क्षेत्रीय स्तर पर ले, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बाढ़ की। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और भारत एक बाढ़ संभावित क्षेत्र है, यानी कि हमारे भारत देश में बाढ़ आती रहती है। लगातार होने वाली भारी बारिश के कारण भी नदियों में जल भराव होता है, जिससे नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है। बाढ़ आने पे जो पानी है वो घरों में घुस जाता है। बाढ़ के कारण मानव जीवन और संपत्ति की हानि होती है। इसका अर्थ है कि भारी आर्थिक क्षति होना, लोगों के घर उस बाढ़ में डूब जाते हैं, सारी चीजें उस पानी के साथ बह जाती है,
साथ के साथ कुछ ऐसे रोग भी आ जाते हैं, महामारी भी फैल जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है और पानी के भरने से वहां पर महामारी फैलने का डर भी हो जाता है। तो ये क्या है, आपके एक क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध है। अगला देखिए, सूखा। सूखा क्यों पड़ता है? मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वनों की कटाई हो गई, पेड़ों की कटाई हो गई। अब पेड़ों की कटाई होने की वजह से क्या होगा, जल वाष्पित नहीं होगा और फिर बादल भी नहीं बनेंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी तो आपके सूखा पड़ जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही पेड़ों को काट रहे हैं। देखो, मानसून के अभाव और वर्षा का न होना सूखे का कारण है। भूमंडलीय तापन के कारण कम से कम 10% अवक्षेपण कम हुआ है और पानी की कमी होने के कारण सूखे की दशा बन जाती है। पानी की कमी खेती, उद्योगों, पादप समुदाय पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। जब पानी नहीं होगा तो किस प्रकार से खेती होगी, कैसे आप सिंचाई करोगे? क्योंकि वर्षा का जल को भर के संग्रहित करके रखा जाता है और उसी से ही खेतों की सिंचाई की जाती है। अब जब वर्षा ही नहीं होगी तो पानी कैसे संग्रहित होगा? नहीं ना। आगे देखिए, जानवर जो हरे चारागाहों पर जाने में असमर्थ होते हैं वे भी मर जाएंगे। मनुष्य भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित होंगे, क्योंकि हमें पता है जल ही जीवन का आधार है। जल नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, तो हम क्या ये जीवन खुशहाल पूर्वक जी पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए जरूरी है हम इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान दें। आगे देखिए, थर्ड है आपके अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को अपन कहते हैं एसिड रेन। ये कैसे होती है? तो उद्योगों से निकलने वाला जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये निकले और ये ऊपर जाके क्या करते हैं, जो जलवाष्प है। अब जलवाष्प का मतलब क्या है? यहाँ पर पानी तो है ना, पानी की एक दूसरी अवस्था है बस। तो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। अम्ल बन गया। अम्ल की पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच पे आपके क्षारक होता है या क्षार होते हैं, 7 पे उदासीन होते हैं। जब ये आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, ये क्या करते हैं, वर्षा जल के साथ मिक्स हो जाते हैं। वर्षा जल के साथ मिक्स होके इसकी, अब ये अम्ल है तो इसकी पीएच को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इस वर्षा के जल की पीएच को 5.6 से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो वर्षा जल पृथ्वी पर आएगा उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसके लिए भी हम ही उत्तरदायी हैं। इसी अम्लीय वर्षा की वजह से हमारे अंदर कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं अपनी त्वचा से संबंधित, और साथ के साथ ये जो अम्लीय वर्षा है ये पेड़ पौधों और जो जलीय जीव है उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अब इसके लिए भी कौन उत्तरदायी है? हम ही है, क्योंकि हम ही बड़े बड़े उद्योगों को लगा रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से ही ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं। देखिए, शुद्ध वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां उद्योगों में तेल और कोयला जलाया जाता है वहां के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है और मोटर वाहनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के जो यौगिक है वो वायु में मिल जाते हैं। वर्षा अत्यधिक अम्लीय होकर उसका पीएच 2 तक पहुंच जाता है, यानी कि पीएच उसका कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी की वाष्प में घुलकर वायुमंडल में उपस्थित रहती है और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 जिसको अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड बनाती है। अम्लीय पानी जलीय जीवों और पौधों को नष्ट कर देता है। तो ये क्या है, आपके अम्लीय वर्षा। अब इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हम इंसान ही उत्तरदायी हैं। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा पौधों के लिए भी विषैली है और संक्षारित भवनों, संगमरमर के समान पुरातात्विक महत्व की इमारतों को भी हानि पहुंचाती है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका तेल रिसाव। तेल की एक पतली परत समुद्र की सतह पर बन जाती है। अब समुद्र की सतह पर जब तेल की पतली परत बन जाती है तो वहां पर जो जलीय जीव है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बन जाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें पता है जो जलीय जीवन है वो नष्ट होगा। तैरते हुए चिकने
तेल के कारण जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक अवरोध की। देखिए हमने सबसे पहले बात की जो स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध है उसके बारे में, दूसरा हमने बात किया क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध के बारे में। अब हम बात करते हैं एक वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय अवरोध की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता, देखो हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारी विविधता उपलब्ध है। कैसे? हर एक जो जीव है, कई प्रकार के जीव उपलब्ध है। अब इन्हीं कई प्रकार के जीवों को ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। हम इस जैव विविधता की क्षति कर रहे हैं केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। देखिए घटते वन जो कि विभिन्न पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है, हम वनों को काट रहे हैं तो पेड़ पौधे तो खत्म हो रहे हैं, साथ के साथ उनमें रहने वाले जो वन्य जीव है वो भी नष्ट हो रहे हैं। नष्ट हो गए हैं बहुत से मूल्यवान पेड़ और जानवर, हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। दूसरा बात करते हैं भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कुछ आपकी हरित गृह गैसेज है जिनमें मुख्यतः कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी मीथेन भी है, ठीक है, और भी आपके कई गैसेज है जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करती है? इस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, इसी की वजह से आपके ग्लोबल वार्मिंग होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। देखिए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में मिलती जा रही है। अब ये किस और की वजह से भी हो रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधों के कटने की वजह से क्या हो रहा है? पेड़ पौधे क्या लेते हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल में CO2 के बढ़ते सांद्रण ऊष्मीय विकिरणों को पृथ्वी द्वारा बाहर निकलने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। अब ये यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण बाहर नहीं जा पाती, इसको यहीं पर रोक लेती है ये गैसेस, ठीक है। इसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है। बढ़ते वायुमंडलीय CO2 सांद्रण के कारण औसत तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापमान होता है। भूमंडलीय जो तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो होती है। भूमंडलीय तापन के कारण बर्फ की चोटी पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ की चोटियां भी समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है। तो इसी की वजह से फिर आपके क्या आती है? सुनामी आती है, चक्रवात आते हैं, और इसी की वजह से फिर आपके बाढ़ भी आती है। यानी कि कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आगे देखिए, अत्यधिक गर्मी के कारण पानी का विस्तार बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र तट पर बसे शहरों में बाढ़ आने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मार्श और दलदल के नष्ट होने का खतरा है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? आगे देखिए, नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन के कारण वर्षा का तरीका बदलने से फसलों का पूर्व परिपक्वन बढ़ा है और अनाज के आकार और फसल की मात्रा में क्या आई है? कमी आई है। तो अगर हमारी जो प्रकृति है ना, उसमें सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी चीज का संतुलन बिगड़ा तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। आगे देखिए, समुद्री मछलियों का समाप्त होना। अम्लीय वर्षा का पारिस्थितिकी तंत्र पर विषैला प्रभाव पड़ता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका pH कम है। अब वो जो वर्षा का पानी है वो तो समुद्रों में जाएगा, उसका जब pH कम है तो उसकी वजह से वहां पर जो जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं उस pH पे, यानी कि उनको नुकसान होता है। तो उसी की वजह से उन पर क्या है? विषैला प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीय तापन के चलते हुए समुद्री मछलियां पृथ्वी के उत्तरी ठंडे भागों की तरफ जा रही हैं। उत्तरी सागर का तापमान पिछले 25 सालों में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां और दूसरे अन्य समुद्री जीव ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में स्थायी रूप से चले गए हैं।
छोटी मछलियां तो शीघ्रता से ठंडे स्थानों की तरफ जाने में सक्षम है और बढ़ते तापमान के कारण बड़ी मछलियां अपना मार्ग नहीं बदल पा रही है, उनमें से जो कुछ विलुप्त भी होती जा रही हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं कर पाएगी तो उस तापमान में वो सरवाइव भी नहीं कर सकती और वो विलुप्त होती जा रही है। लोगों द्वारा उत्पन्न कूड़ा करकट और उद्योगों से निकला हुआ औद्योगिक अपशिष्ट क्षेत्रों में बहने वाले पानी जिसमें उर्वरक और कीटनाशक होते हैं, नदियों द्वारा समुद्र में लाया जाता है। यानी कि इन अपशिष्ट पदार्थ को डायरेक्ट किसमें भेजा जाता है? जलीय निकायों में, उनको उपचारित नहीं किया जाता। उर्वरकों से सुपोषण होता है, तेल रिसाव और तेल की परत बनने से भी समुद्री जीवन नष्ट होता है। अब वहां पर सुपोषण हो गया, यूट्रोफिकेशन होगा, जिसकी वजह से जो जलीय जीव है वो मर जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर क्या है? तेल रिसाव की वजह से पतली परत बन जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जलीय जीवों को और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? आगे है ओजोन परत का अपक्षीणन। ओजोन परत का डिप्लीशन कैसे होता है? तो देखो, ओजोन परत के अपक्षीणन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है, आप सोचते होंगे कि जो ओजोन होल है उसका मतलब क्या है? ओजोन छिद्र का मतलब है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। नहीं, ओजोन छिद्र का मतलब क्या है? ओजोन का पतली होना। जो अपनी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? पतली हो रही है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ओजोन छिद्र। अब ये ओजोन छिद्र हो कैसे रहा है, यानी कि ओजोन पतली कैसे हो रही है? देखो, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अगर हम बात करें, समताप मंडल के अंदर क्या है? अपनी ओजोन परत मौजूद है, O3। ठीक है, जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। अब ये जब आपके पतली होगी तो अल्ट्रावायलेट रेस सीधे पृथ्वी पर आएगी, यूवी किरणें, और पृथ्वी पर आने पर ये हमारे अंदर क्या कर सकती है? स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। त्वचा का कैंसर उत्पन्न हो सकता है। अब ये जो ओजोन का डिप्लीशन है, अपक्षीणन है, वो हो किसकी वजह से रहा है? तो जो आपके एयर कंडीशनर, एसी वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है। उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो ओजोन है इसका डिप्लीशन होता है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्रीज, एयर कंडीशनरों को साफ करने, अग्निशामकों और एरोसोल में किया जाता है। ओजोन परत को विशेषतः आर्कटिक व अंटार्कटिका के ऊपर नष्ट करता है। ओजोन परत के 30 से 40% तक अपचयन से त्वचा झुलस जाने, त्वचा का शीघ्रता से जीर्णन, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रेटिना का कैंसर, आनुवांशिक विकारों का कारण होता है और समुद्र और जंगलों में उत्पादकता में कमी लाता है। तो आप देख सकते हैं, जो हमें सुरक्षित रख रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, केवल और केवल स्वार्थी होकर। क्लियर? अब बात करते हैं पर्यावरणीय अवक्रमण उत्तरजीविता के लिए क्या है? एक खतरा है। कैसे? तो देखो, दूषित भोजन, फल और वायु के कारण मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा है। अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो बीमारियों से युक्त हो जाएंगे। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर हो जाएगी। और अगर हम ये जो दूषित वायु है इसको अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा, सांस के द्वारा, तो हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। विषैले रसायनों और हानिकारक विकिरणों के कारण मानव स्वास्थ्य पर भयंकर समस्या का खतरा बन गया है। हमें बहुत हृदय संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, आंखों के रोग, ये सब होने लगे हैं। अस्थमा, पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस, फाइब्रोसिस, नियोसिस वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्यस्थलों जैसे खदानों, टेक्सटाइल मिलों, जो आपके खदानें होती है उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ये रोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्थलों जैसे खदानों, टेक्सटाइल मिलों, मुर्गी फार्म, पटाखों, सैंड ब्लास्टिंग और रसायन उद्योगों में काफी लंबे समय तक प्रदूषकों के प्रभाव में रहने के कारण श्वसन संबंधी रोग होते हैं। कैंसर जनित रसायनों और आयनित विकिरणों के पर्यावरण में उपस्थित होने के कारण ये विकिरण कैंसर के लिए क्या है? उत्तरदायी है। क्लियर? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना ये चैप्टर, जिसके अंदर हमने बात की है आज की इस क्लास में पर्यावरणीय अवरोधों में। एक हमने स्थानीय स्तर,
क्षेत्रीय और साथ के साथ वैश्विक पर्यावरणीय अवरोधों की। कैसे आपके कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ये सब आते हैं। साथ के साथ किस प्रकार से हम इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, अपक्षीणन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस प्रकार से हमारे अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं इन प्रदूषणों के कारण भी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।